नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए DB लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया DB लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। केजरीवाल आज उन्होंने बिल्कुल एक तरह से उनकी पूरी पोल खोल के रख दी, उनको बता दिया कि भ्रष्टाचार से असली लड़ाई किसको बोलते हैं। और उसके बाद उन्होंने बीजेपी की अंदरूनी पॉलिटिक्स का भी आज खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आज एक ये नया दांव जो है अरविंद केजरीवाल ने चला है और उन्होंने इसके साथ ही दावा किया है कि उन्हें जितने दिनों के लिए भी वो बाहर हैं, मेरा ख्याल है 1 जून तक की जो उनकी मियाद है जमानत की, तो उसमें वो कह रहे हैं कि अब मैं दिन में 24 घंटे होते हैं तो मैं 36 घंटे काम करूंगा, देश भर में घूमूंगा और इस देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई अब मेरी और तेज हो जाएगी। ये आज अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जो अभी कुछ समय पहले उन्होंने ये सारी बातें कही और आप लोगों ने इसको सुना भी। अमलेंदु जी, आज का ये जो अरविंद केजरीवाल का जो भाषण है काफी जोशीला। इससे पहले हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जब जेल से बाहर आए थे तो उनका भी भाषण कुछ इतना ही जोशीला था। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल के लिए तो एक अलग ही माहौल, एक अलग बिल्कुल बोलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई जिंदगी, नई ऊर्जा, नया जोश भरते हुए दिखा, क्योंकि उन्हें इंतजार था। वो तो लगातार अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का इंतजार कर ही रहे थे और आज केजरीवाल ने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए ऐसा भाषण दिया कि उनके सबके जोश जो है वो दुगने हो गए। आपको क्या लगता है, बीजेपी तो कल से वैसे ही परेशान है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर उन्हें पूरी उम्मीद थी कि केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, उन्हें किसी न किसी तरह अंदर रोका रखा जा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जब केजरीवाल बाहर आ गए हैं और उनका ये जो भाषण हम लोगों ने सुना, आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, इसके बाद देश की राजनीति में क्या बदलाव आ सकता है? क्योंकि उधर राहुल प्रियंका ने तो मोदी की घेराबंदी पहले ही इतनी तगड़ी कर दी थी कि उनको कुछ बचाव सूझ नहीं रहा था, अब और आ गए ये केजरीवाल, तो क्या फंदा और कस गया है अब बीजेपी पर? सर मित्रा जी, बीजेपी पे फंदा बहुत जबरदस्त तरीके से कस गया है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरीके से कहा जाए बहुत असहाय महसूस करेगी अपने को। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा जो बिगड़ना शुरू हो गई थी दूसरे चरण के बाद ही बहुत ज़्यादा उससे, और तीसरे चरण के आते आते तो एकदम जो था मतलब वो अपने मित्रों पे ही प्रहार करने लगे, अडानी और अंबानी के ऊपर, और उसके बाद एक दिन के लिए चुनाव प्रचार से गायब भी हो गए। तो आप समझ सकती हैं कि कितना ज़्यादा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ा दूसरे तीसरे चरण के होने के बाद। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, और अरविंद केजरीवाल ने, सर मित्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है जिसको लेकर के, सर मित्रा जी, हम लोग लगातार, मुझे लगता है कि कम से कम पिछले 6 महीने से हम भारतीय जनता पार्टी की इस अंदरूनी राजनीति पे अपना जो हमारा शाम का कार्यक्रम होता है राजीव जी का न्यूज़ पॉइंट, उसमें लगातार हम ये चर्चा करते रहते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति जो है उसमें नरेंद्र मोदी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को कैप्चर कर लिया है और नरेंद्र मोदी किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी में दूसरी लाइन की लीडरशिप है उसको समाप्त कर रहे हैं और किस तरीके से अपने लग्गू पिच्छू जो है उनको जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं ताकि किसी तरीके से अमित शाह के लिए जो है वो रास्ता खुल जाए। आज अरविंद केजरीवाल ने, सर मित्रा जी, उसी बात को आकर के बड़े जोर से कहा है और जोरदार तरीके से कहा है, और भारतीय जनता पार्टी के पास इसके कोई जवाब नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल का ये आरोप गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अमित शाह के लिए फील्डिंग कर रहे हैं और 17 सितंबर को मोदी रिटायर हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर के साफ कहना चाहिए कि अमित शाह के लिए फील्डिंग नहीं कर रहे हैं। अगर 17 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री 4 जून के बाद ही नहीं रहेंगे जो समझा जा रहा है, लेकिन 17 सितंबर के बाद वो अमित शाह को जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हटा करके जो और कोई दूसरी लाइन की लीडरशिप है उसको देंगे। नरेंद्र मोदी को अपना उत्तराधिकारी बताना चाहिए कि उनका उत्तराधिकारी कौन है। और आज ये सवाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उठाया, समिता जी, ये संदेश बड़ी दूर दूर तक जाएगा। और ये एक तरीके से कहा जाए कि जो आज सुबह गए थे अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर,
और हनुमान जी किस लिए प्रसिद्ध हैं कि रावण की लंका में आग लगाने के लिए हनुमान जी प्रसिद्ध हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से कहा जाए कि मोदी जी की जो लंका है उसमें आग लगा दी है कि मोदी जी बताओ तुम्हारे बाद तुम्हारा उत्तराधिकारी कौन है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि कहा है कि योगी आदित्यनाथ को आप समाप्त करना चाहते हैं, आप समाप्त करना चाहते हैं राजनाथ सिंह को, आप समाप्त करना चाहते हैं गडकरी, ये सारी चीज़ें जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं वही चर्चा आज अरविंद केजरीवाल ने व्यापक फलक पर कह दी। और जेल से आने के बाद पहले उसमें ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हमला किया है ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। दूसरा संमित्रा जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि मेरा तन मन धन सब कुछ जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए समर्पित है और पूरे देश भर में जाकर के मैं इनकी तानाशाही खत्म करूंगा तो ये जो अभी तक बातें भारतीय जनता पार्टी करती थी ये उसके लिए बहुत ज़्यादा संकट करने वाला है कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो और कांग्रेस के बीच में बातें नहीं बन पाएंगी। पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं, बीच में बातें नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से कल कन्हैया कुमार ने ज्वाइंट बैठक की है तमाम दलों के कार्यकर्ताओं की, और आज अरविंद केजरीवाल के इस कार्यक्रम में जब वो गए मंदिर, तमाम दलों के इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता शामिल थे, उससे ये साफ संकेत चला गया है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए अब काम करेंगे। 21 दिन वो जेल से बाहर हैं और 21 दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी की लंका में घूम घूम के इसी तरीके से आग लगाते रहेंगे, जिसकी शुरुआत आज अरविंद केजरीवाल ने कर दी है। सुमित्रा जी क्योंकि इंडिया गठबंधन की एकता की बात तो यहाँ नजर आई ही। अभी राहुल गांधी अखिलेश यादव की जो संयुक्त सभा हुई थी कन्नौज में और उसमें संजय सिंह भी मौजूद थे, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी संजय सिंह से मिले, उन्हें साथ बैठाया। और इसके संकेत तो सबसे पहले तभी मिल गए थे जब रामलीला मैदान में रैली हुई थी और कल्पना सोरेन थी उसमें और सुनीता केजरीवाल थी, और सुनीता केजरीवाल के साथ सोनिया गांधी बैठी थी। और जब राहुल गांधी ने आकर उन्हें कहा भी था कि आप वहां बैठे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं यहाँ बैठी हूँ अभी। तो इसी से एक बड़ा संकेत चला गया था कि ठीक है, पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो भी कड़वाहट रही है या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता वो अभी भी पंजाब में तो कायम है ही। वहां पर तो लोग ये दावे कर रहे हैं कि हमारी पूरी सीटें आएंगी, कि हमारी पूरी सीटें आएंगी, लेकिन यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और कन्हैया कुमार ने कल संयुक्त लोगों की बैठक की, लेकिन उसके पहले जब कन्हैया कुमार अपना पर्चा दाखिल कर रहे थे तो उस समय आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय उनके साथ मौजूद थे। तो ये संकेत तो वो लगातार सारे लोग दे ही रहे हैं, और इससे ये पता चल रहा है कि न केवल दिल्ली बल्कि अब पूरे इंडिया में भी घूम घूम कर अरविंद केजरीवाल जो है वो प्रचार करेंगे। और जाहिर है आप तो हर जगह नहीं लड़ रही है, लेकिन हर जगह जहां जहां भी कांग्रेस लड़ रही है, समाजवादी पार्टी या बाकी तमाम दल, उनके लिए अरविंद केजरीवाल जो है वो प्रचार करेंगे। और इस प्रचार में वो क्या कहेंगे इसकी एक वानगी आज हमको देखने मिल गई, क्योंकि अब उन्होंने सीधे उस मुद्दे पर मोदी जी को घेरा है जिस मुद्दे को मोदी अब तक अपना ट्रम्प कार्ड मान रहे थे, यानी वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे राज में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, तो अब इंडिया गठबंधन के नेता वो तमाम लिस्ट और फोटो सामने रख देते हैं जिसमें मोदी उन नेताओं के साथ है जिन पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, लेकिन उन पर ईडी की कार्रवाई हुई, सीबी की कार्रवाई हुई और उसके बाद वो नेता जो हैं बीजेपी के साथी हो गए और उन्होंने अपने दलों से बगावत कर ली। लेकिन जिन नेताओं ने बगावत नहीं की, जिन नेताओं ने बीजेपी के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया, उन नेताओं को जेल में भेजा गया। अरविंद केजरीवाल खुद इसकी मिसाल हैं। अब लोगों को इंतजार है हेमंत सोरेन के भी बाहर आने का, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह वहां से अदालत से इस पर भी कोई फैसला आ जाए। लेकिन फिलहाल बात हो रही है अरविंद केजरीवाल की, जो कि कल जेल से बाहर आए, और हमने देखा कि पहले संजय सिंह जब जेल से बाहर आए थे तब भी माहौल बड़ा जबरदस्त बन चुका था। आम आदमी पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश भर गया था, और संजय सिंह के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी ने सामूहिक उपवास करना और बैठक करना ये सब शुरू किया। संजय सिंह खुद देश भर में घूम रहे हैं, उन पर ये उन्हें भी शराब घोटाले में ही भर्ती किया, अंदर किया गया था। और अभी आज अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया अमलेंदु जी बीजेपी पर, मोदी पर, कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने ये सोचा कि हमारे 4 बड़े नेता जेल में डाले गए हैं, लेकिन हमारी पार्टी खत्म नहीं हुई। आपको क्या लगता है, क्या मतलब ये कोशिश कांग्रेस पर भी हुई लेकिन राहुल गांधी नहीं झुक रहे? अब उनके डरो मत का नारा जो है क्या वो फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है?
और अब यहाँ से अरविंद केजरीवाल आज से जिस तरह से प्रचार में जुट चुके हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है, क्योंकि मोदी अभी ये बोल रहे थे, मेरा ख्याल है उड़ीसा में उन्होंने ये कहा कि इस बार बहुत अभूतपूर्व नतीजे आएंगे, पहले से भी ज्यादा मतलब बीजेपी सीटें लाएगी और अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। लेकिन यहाँ तो आज अरविंद केजरीवाल ने अपने लोगों से पूछा, बताओ कहाँ सीटें कम हो रही है, दिल्ली में हो रही है, हाँ हो रही है, बिहार में हाँ हो रही है, तमाम राज्य उन्होंने गिना दिए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की, क्योंकि अब देखिए 3 चरण का मतदान तो हो चुका है, परसों चौथे चरण का चुनाव है, कल मतलब परसों जो चुनाव होने वाला है उस पर अब इसका क्या असर पड़ सकता है? इसका असर मित्रा जी, जो परसों चुनाव होने वाला है उस पर ज़बरदस्त तरीके से असर पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से हमले किए हैं और जैसे उन्होंने सवाल किया कि अपने कार्यकर्ताओं से, जैसे आप भी बता रही हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने सवाल किया, बताओ इनकी सीटें कहाँ कम हो रही हैं, फिर सारे उन्होंने राज्य गिनाए जहाँ जहाँ मतलब इनकी लगभग 100% सीटें इनको मिली हैं जिन राज्यों से, वो सारे नाम उन्होंने गिनाए कि बताओ यहाँ कम हो रही है कि नहीं, यहाँ कम हो रही है कि नहीं। सबने बताया कि यहाँ, आखिर में कहा कि उत्तर प्रदेश का क्या वहाँ भी कम हो रही हैं। यानी सब जगह जब सीटें कम हो रही हैं तो बढ़ कहाँ रही हैं इनकी सीटें। और सविता जी, हम लोग लगातार इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गंभीर संकट में है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम नहीं हो रही हो, जबरदस्त तरीके से कम हो रही हैं। मतलब बिहार जहां 40 में से 39 सीटें बीजेपी के गठबंधन के पास थी, वहां बीजेपी बहुत बुरी स्थिति में है। दहाई के आंकड़े तक भी गठबंधन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा कहा नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भी दहाई के आंकड़े तक ये गठबंधन पहुंचेगा बीजेपी का कि नहीं पहुंचेगा अभी नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र में बहुत बुरी स्थिति है। स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री को एक लोकसभा क्षेत्र में 2-2 बार जाकर के सभाएं करनी पड़ रही हैं। यानी प्रधानमंत्री अगर लोकसभा के चुनाव में पंचायत स्तर का चुनाव अगर लड़ने लग जाएं तो आप समझ लीजिए कि कितने गंभीर संकट में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। ये जो 2 महीने लंबा जो चुनाव रखवाया गया चुनाव आयोग के जरिए, ये इसीलिए रखवाया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी को पहले से ये एहसास था कि बहुत स्थिति खराब है, भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें भी नहीं आ रही हैं। ये उनको पहले से एहसास है और तमाम सूचनाएं उनके पास जो उनकी एजेंसियां उनके जरिए पहुंच रही है कि 100 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ रही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम साम दाम दंड भेद जो हो सकता है उसके जरिए सारी कोशिशें की। जिस तरीके से तमाम जगहों पर प्रत्याशियों के नामांकन खारिज कराए गए और निर्विरोध चुनाव लड़ने की कोशिश की। आप देखिए जिस इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन वापस कराया गया, इस चरण में सबसे ज्यादा प्रत्याशी उसी इंदौर में मौजूद है अभी भी। और अब वहां बात चल रही है कि नोटा बटन दबाया जाएगा। तो यानी नोटा का अगर समिता जी वहाँ वोट जो है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा का निकल आएंगे तो आप समझिए कि क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो अरविंद केजरीवाल ने जिन मुद्दों की तरफ समिता जी इशारा किया और ये कहा पूछा उन्होंने कि इनकी कहाँ से आ रही है, तो ये एक हवा निश्चित तौर पर बन रही है। और इसका जो ये चुनाव चौथा चरण है इस पर तो ज़बरदस्त तरीके से असर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली पर बाद में ध्यान देंगे। इन 5वां चरण जो आ रहा है उसके लिए अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, क्योंकि चौथे चरण के लिए तो आज खत्म हो गया, शाम को खत्म हो जाएगा 5 बजे चुनाव प्रचार। लेकिन बाकी जो 5वां चरण है उसके लिए अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है पहले दिल्ली से पहले बाहर निकलेंगे। हालांकि आज रोड शो है दिल्ली में शाम को, तो रोड शो को वो करेंगे। उसके बाद जो है वो मुझे लगता है कल कहीं ना कहीं उनका बाहर कार्यक्रम बनेगा। और अब समिता जी बात ये होगी इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैलियाँ एक तरीके से होंगी। जैसे कल कन्नौज में एक संयुक्त रैली हुई, उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह मौजूद थे, अखिलेश यादव मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे। ये जिस तरीके से सभाएं हुई इस तरीके की सभाएं अन्य राज्यों में भी होंगी 5वें, 6ठे और 7वें चरण में। और सबसे बड़ी बात समिता जी होगी कि 7वां चरण और अंतिम चरण जो है नरेंद्र मोदी के लिए उसी में चुनाव है। और मुझे लगता है कि वाराणसी में हर रोज इंडिया गठबंधन के किसी न किसी बड़े नेता की रैली और जनसभाएं होंगी जो नरेंद्र मोदी को बनारस में ही ज़बरदस्त तरीके से घेरेंगी। नरेंद्र मोदी बनारस में ही बुरी तरीके से घेरने वाले हैं, ये संकेत जाना शुरू हो गया। और इसका जब ये संकेत जाएगा समिता जी तो इसका चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें सारे चरणों पर इसका ज़बरदस्त तरीके से असर पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से प्रत्याशी हैं। हालांकि इस समय उनका ध्यान पूरे देश में बीजेपी को जिताने पर है। बहुत कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन अपनी हर कोशिश में वो पिछड़ते ही जा रहे हैं। ये अब तक 3 चरणों में हम लोग देख चुके हैं। और अमरेंदु जी, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले 2014 में नरेंद्र मोदी को वाराणसी से भी चुनौती दी थी और उनका वहां जो रोड शो हुआ था जबरदस्त भीड़ उसमें थी। और तभी ये माना गया था कि हाँ, केजरीवाल से जो मोदी को काफी तगड़ी चुनौती मिली है। हालांकि चुनाव जीता मोदी ने, और उसके बाद लेकिन फिर भी दिल्ली में उसके बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को शिकस्त दी, तो उससे ये पूरे देश में मैसेज गया कि आम आदमी पार्टी भले ही नई पार्टी है लेकिन उसमें अभी इतनी ताकत है कि वो देश की सत्ता पर बैठी बीजेपी को, जिसका कि अपना इतना मजबूत संगठन है, जिसमें आरएसएस का
उसको इतना बड़ा सपोर्ट है, पूरा चुनाव बीजेपी आरएसएस के दम पे लड़ती है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वो करिश्मा कर दिखाया। हम उनकी नीतियों से सहमत असहमत हो सकते हैं, कांग्रेस की उनसे सहमति असहमति हो सकती है, पहले की राजनीतिक प्रतिद्वंदिताएं हो सकती हैं, लेकिन ये तो एक सत्य है जिसको बिल्कुल काटा नहीं जा सकता कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को बार बार दिल्ली में शिकस्त दी है। और अब अरविंद केजरीवाल को शायद इसीलिए, इसी वजह से जेल में भेजने की सारी कोशिशें भी हुई, ईडी के जरिए हुई, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका है, अब इसके बारे में बहुत कुछ खुलासा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कोर्ट की हियरिंग्स में सामने आ चुकी हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला जो है अभी भी वो केस पेंडिंग है, मतलब उस पर सुनवाई चल ही रही है, उस पर कोई फैसला नहीं आया। हम आपको बता दें कि कल जो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली वो सुप्रीम कोर्ट से उसकी पहल से मिली, क्योंकि कोर्ट का ये मानना था कि हाँ, उन्हें चुनाव प्रचार के लिए रोका नहीं जा सकता। अरविंद केजरीवाल इस समय चुनाव प्रचार के लिए बाहर हैं बतौर मुख्यमंत्री। वो अभी किन्हीं कागजों पर साइन नहीं करेंगे, ये अदालत ने जो शर्तें लगाई हैं उसमें एक शर्त ये भी है। और 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को छूट मिली हुई है, जमानत मिली हुई है। 2 जून को उन्हें वापस आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, मतलब सरेंडर करना पड़ेगा, और वो फिर से जेल में जा सकते हैं। लेकिन 2 जून तक अभी काफी वक्त है, बहुत सारी चीजें इस दरमियान बदलनी है। अमरेंदु जी, अभी आप बात कर रहे थे 5वें चरण की, और 5वें चरण में ही अमेठी और रायबरेली में भी चुनाव होना है। वहां पर भी जब कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी खड़ी होती थी तो उसने इन 2 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी खड़े किए, और वहां उसका काफी कुछ जनाधार तैयार हो चुका है। लेकिन अब प्रियंका गांधी ने वहां जिस तरह से बागडोर संभाल ली है और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जब बाहर आ गए, क्या कोई उम्मीद बनती है कि अरविंद केजरीवाल अमेठी और रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी के लिए वोट मांगने? क्योंकि अब राहुल गांधी भी जब अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रचार कर रहे हैं, और अभी उनकी एक और अभी होनी ही है, आप बता रहे हैं, संजय सिंह कल उनके साथ थे। हो सकता है आने वाले दिनों में क्या हम इंडिया गठबंधन की कोई एक संयुक्त रैली फिर से देख सकते हैं अमरेंदु जी? और क्या अमेठी और रायबरेली में अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का क्या असर आप देख सकते हैं? देखिए समिता जी, एक तो जो अमेठी रायबरेली में आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, मतलब उसका संगठन है छोटा सा, तो और कुमार विश्वास जी वहाँ लड़े थे, उनको बहुत कम वोट मिले थे। तो वो एक, चूंकि राहुल गांधी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ रहे थे, नई पार्टी थी, तो एक जिज्ञासा लोगों को थी पार्टी को लेकर के, तो थोड़े बने रहिए। परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। वोट मिल भी गए थे कुमार विश्वास को, लेकिन वो कोई महत्वपूर्ण कोई उपस्थिति नहीं थी। तो वोटों के लिहाज से तो कोई महत्वपूर्ण स्थिति आम आदमी पार्टी की वहाँ रायबरेली और अमेठी में नहीं है, लेकिन एक पार्टी के तौर पे, एक संगठन के तौर पे वहाँ आम आदमी पार्टी मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि उस पार्टी के कार्यकर्ता, और ये संदेश जो जिस तरीके से जाएगा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, और वहाँ जा करके जैसे 17 तारीख को बताया जा रहा है कि वहाँ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त सभा होने जा रही है अमेठी में। तो अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त सभा होने जा रही है, तो हो सकता है इसमें अरविंद केजरीवाल भी वहाँ 17 तारीख को शामिल हों। बहरहाल उन्होंने कहा है कि वो पूरे देश भर में जाएंगे, जहाँ जहाँ उनका मतलब पूरे इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वो जाएंगे, और जो कहा उन्होंने कि ये तानाशाही सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए, लोकशाही को बहाल करने के लिए वो जगह जगह जाएंगे, तो वो जाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश में भी आएंगे, और जगह जगह इनकी संयुक्त रैलियाँ समिता जी निश्चित तौर पे होंगी। और देखिए आम आदमी पार्टी के अब प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं वो केवल अब 3 राज्यों में हैं जहाँ चुनाव, मतलब वो चुनाव मैदान में है। दिल्ली में है, हरियाणा में है और पंजाब में है। इन 3 राज्यों के अलावा अगर अरविंद केजरीवाल कहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के दूसरे लोगों के लिए जा रहे हैं। तो इसका एक ज़बरदस्त तरीके से शर्मिष्ठा जी असर पड़ेगा। और जिस तरीके से एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन लड़ा है, कल जैसे ही फैसला आया अरविंद केजरीवाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का, धड़ाधड़ जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोगों की प्रतिक्रियाएँ आईं, जिस तरीके से उस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया, ये बताया गया कि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के मैदान में है और हम सब एकजुट हैं। सबसे पहले जो ट्वीट आता है वो ममता बनर्जी का आता है, जबकि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, वहाँ सब अलग अलग लड़ रहे हैं।
कांग्रेस और वामदल जो है वहाँ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस वहाँ अलग चुनाव लड़ रही है। तो इसको लेकर के हालांकि बहुत सी बातें हो रही हैं कि इससे नुकसान हो रहा है गठबंधन को या फायदा हो रहा है, लेकिन पहले वहाँ सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ, जिस तरीके से केरल में भी नहीं हुआ और पंजाब में भी नहीं हुआ। 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं निकल पाया और वहाँ अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन मतलब एक तरीके से वो एकजुट है। और आज भी पटना में जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, सीताराम येचुरी सब वहाँ मौजूद रहेंगे। तो इसका मतलब कि वो एक संदेश जिस तरीके से जगह जगह दिया जा रहा है कि सब एकजुट हैं और एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, तो ये बड़ा एक अच्छा संदेश है। चूँकि अभी तक लोगों को लगता ये था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन होगा, कैसे कोई गठबंधन बनेगा, सब आपस में लड़ते रहते हैं, कैसे होगा। लेकिन जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन बना शर्मिष्ठा जी, और उसके बाद तमाम मुद्दों पर यह गठबंधन एकजुट है, लगभग आम सहमति है चुनाव में जो मुद्दे हैं उनको लेकर के। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन के मसलों को लेकर के जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हुए, रैलियां हुई, बिहार में जिस तरीके से सरकार जाने के बाद वहाँ ज़बरदस्त तरीके से रैली हुई, इसने सबने एक संदेश दिया कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। सीट शेयरिंग को लेकर के अगर कहीं कोई विवाद है भी तो वो विवाद सीट शेयरिंग को लेकर के हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के तौर पे वो नहीं है। तो ये जब चुनाव आयोग से मिलने की बारी आई अरविंद केजरीवाल के मसले को लेकर के, ममता बनर्जी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं और कल हम अपना प्रतिनिधि भेजें। उनका प्रतिनिधि आयाबी डेरेक ओब्रायन उस गठबंधन उसमें शामिल हुए प्रतिनिधिमंडल में। तो ये जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट होकर के चुनाव मैदान में जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी पैदा करने वाला है। आज जिन मुद्दों को लेकर के, देखिए राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाते हैं, राहुल गांधी आर्थिक नीतियों को लेकर के या सरकार की नीतियों को लेकर के, किस तरीके से रोजी रोटी रोजगार के मसले, उन मसलों को लेकर के, यानी मुद्दों की बात राहुल गांधी जो है वो उठा रहे हैं, उस पर सरकार को घेर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिन मुद्दों को लेकर के शर्मिष्ठा जी घेरा है, वो उनकी भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति क्या है उसको लेकर के जबरदस्त तरीके से अरविंद केजरीवाल ने घेर लिया है। यानी अब नरेंद्र मोदी के सामने कई मोर्चे खुले हुए हैं, जिन मोर्चों पर नरेंद्र मोदी को जवाब देने हैं और ये तय करना है कि वो किस तरीके से इस रणनीति का जवाब देंगे। राहुल गांधी आर्थिक नीतियों को लेकर के, सरकार की नीतियां किस तरीके से देश को गड्ढे में ले जाया गया है, इसको लेकर के प्रहार कर रहे हैं, उनके जवाब देने हैं। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की जिस अंदरूनी राजनीति को लेकर के सवाल उठाए हैं उसके जवाब देने हैं। नरेंद्र मोदी को यह भी बताना है कि 17 सितंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन है, सरकार बनती है नहीं बनती है उसके बावजूद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा किसका होगा, योगी आदित्यनाथ का होगा, राजनाथ सिंह का होगा, नितिन गडकरी का होगा या अमित शाह का होगा, किसका होगा। तो ये जवाब अब नरेंद्र मोदी को देने हैं और नरेंद्र मोदी के सामने संकट ज़्यादा बड़े हैं। नरेंद्र मोदी ज़बरदस्त तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। शर्मिष्ठा जी, आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में जाकर के जो बातें की हैं, आप देखिएगा अब शाम को जो बातें नरेंद्र मोदी करते हैं, कल से जो नरेंद्र मोदी जो बातें करते हैं, वो किस तरीके से घबराए हुए और ज़्यादा बेचैन नरेंद्र मोदी अब दिखाई पड़ेंगे। शर्मिष्ठा जी, बिल्कुल, क्योंकि एक दिन का तो उन्होंने वो चुप्पी धारण कर ली और मुझे हंसी आती है ये सोच के, क्योंकि उसके एक दिन पहले ही जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि अब उनके सामने एक ही चारा रह गया कि वो मौन व्रत धारण कर ले, लेकिन वो मौन भी नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें चुनाव प्रचार में जाना है। लेकिन एक दिन बाद ही नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं कहा जब अदानी अंबानी के ऊपर उन्होंने बयान दिया, और उसके अगले दिन वो बिल्कुल खामोश हो गए। कोई रैली उन्होंने नहीं की, उन्हें समझ ही नहीं आया होगा शायद कि उनसे कहाँ कैसी बड़ी गलती हो गई। और इस पर कांग्रेस ने एक बड़ा मजेदार सा कार्टून मतलब अपना विज्ञापन भी जारी किया है, और जिसको देखकर बीजेपी वाले भी शायद अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे होंगे कि टेलीप्रॉम्प्टर ने भी कह दिया कि बस अब मुझसे झूठ और नहीं बोला जाता। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कांग्रेस तो पहले से घेर ही रही थी, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जब उन्होंने अपने भाषण में जो मुद्दे उठाए हैं उनसे बिल्कुल बीजेपी और मोदी खुद बुरी तरह घिर गए हैं। और आप बात कर रहे थे अमलेंदु जी सीट शेयरिंग की, तो बिल्कुल 3 राज्यों में सीट शेयरिंग का मसला है, लेकिन सीट को लेकर कोई मसला नहीं है। ये चीज हमें तब समझ में आ गई, या बीजेपी को तब समझ में आ जानी चाहिए, जब इंडिया गठबंधन ने अपनी रैलियों में 2-2 कुर्सियां खाली रखी हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के लिए। इसका मतलब ये गया, इसका संदेश यही गया कि वो उनके नेता भले यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ हैं और हम सब उनके साथ हैं। ये एक संदेश इंडिया गठबंधन ने बार बार दिया। और मेरा ख्याल है इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत, अगर कभी जो राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा भारत का, और उसमें जब 2024 के उन चुनावों का जिक्र होगा तो उसमें फिर ये बात बड़े कायदे से इसको अंडरलाइन किया जाएगा
कि इस बार जो गठबंधन बना, विपक्षी गठबंधन, उसमें बहुत अलग अलग रंग और दलों के नेता थे जिनकी अलग अलग विचारधाराएं थी, अलग अलग उनके पहले मतभेद रहे हैं, बहुत कट्टर उन लोगों ने प्रतियोगिता भी एक दूसरे से की, प्रतिद्वंदिता भी की, लेकिन जहां मसला आया लोकतंत्र और संविधान को बचाने का, तो ये सारे दल अपने सारे मतभेदों को किनारे कर एकजुट हो गए और बीजेपी की सारी कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपने आप को एकजुट रखा। इस बीच हमने ये देखा कि जयंत चौधरी अलग हो गए, नीतीश कुमार अलग हो गए, तो जिन्हें अलग होना था उन्हें भी इंडिया गठबंधन ने जाने दिया कि ठीक है आप चले जाइए, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर मजबूती से खड़े हुए हैं। और इसी का फायदा इस समय चुनाव में दिख रहा है। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और उसमें बीजेपी की सीटें जिस तरह से गिरने की खबरें आ रही हैं, उससे ये समझ में आ रहा है, या बीजेपी को जिस तरह से सूरत और इंदौर में प्रत्याशियों को बैठाने की मशक्कत करनी पड़ी, छल साम दाम दंड भेद सारे पैतरे आजमा लिए, और अब इंदौर में तो हाल ये हो रहा है कि कांग्रेस जो है अब वो जगह जगह प्रचार कर रही है कि आप नोटा पर बटन दबाइए, और अगर नोटा पर ज्यादा वोट मिल गए तो समझ सकते हैं कि बीजेपी की वहां कितनी फजीहत होगी, क्योंकि लोग तो बोल रहे थे हम तो बीजेपी को वैसे ही जिताने वाले थे, आपको ये प्रपंच करने की क्या जरूरत थी। तो लोगों को भी अब बीजेपी का अच्छा, यानी बीजेपी खुद अपनी पोल खोल दे रही है। और आज इसी भ्रष्टाचार पर, क्योंकि हम ये जाहिर है कि जिन भी नेताओं को बीजेपी ने अब तक अपने पाले में किया है वो भ्रष्टाचार के नाम पर, यानी उसका डर दिखाकर, जांच का डर दिखाकर, और आज अरविंद केजरीवाल ने ये जो बोला है अमरेंद्र जी कि भ्रष्टाचार के बारे में वो हमको क्या सिखाएंगे। अगर वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सबसे बड़ी लड़ाई मैंने लड़ी, क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर वो अन्ना मूवमेंट याद दिलाना चाह रहे हैं जब उन्होंने खुद केजरीवाल ने बड़ा मतलब अनशन किया था कई दिनों का, और उसके बाद यूपीए सरकार को गिराने का काम उसके बाद हुआ था। तो ठीक है, तब कांग्रेस की सरकार गिर गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज ये बात बोलकर ये जाहिर कर दिया कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ था, लेकिन मैं संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ कभी नहीं रहा, क्योंकि मोदी जो है अब वो तानाशाही लाना चाह रहे हैं, ये आरोप लगाया है आज अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि इस देश में यहाँ की सभ्यता बहुत हजारों साल पुरानी है और बहुत सारे यहाँ पर लोगों ने कोशिश की कि हम तानाशाही कायम करें, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अमरेंद्र जी, क्या यहाँ पे अरविंद केजरीवाल मोदी को ये संदेश दे रहे हैं साफ साफ कि अब आप कामयाब नहीं होने वाले हैं? देखिए, एक तो ये संदेश दे रहे हैं कि मोदी जी कामयाब नहीं होने वाले हैं, ये संदेश तो अरविंद केजरीवाल दे ही रहे हैं। और भ्रष्टाचार के मसले पे जिस तरीके से घेरा है नरेंद्र मोदी को, और एक तरीके से ये साबित करने की कोशिश की है कि भारत के सबसे भ्रष्ट नेता जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, ये अरविंद केजरीवाल ने आज घोषित करने, मतलब एक तरीके से साबित करने की कोशिश की है। और उसके उन्होंने कई उदाहरण पेश किए हैं और ये बताया कि यहाँ तक कहा कि जो देश के सबसे बड़े गुंडे और माफिया थे और क्या क्या भ्रष्टाचारी थे, सबको नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इस तरीके की बात भी जो है वो अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के लिए की है। शर्मिष्ठा जी, देखिए, ये बात तो लगातार उठ रही थी और लोग भी इस बात को सवाल उठा रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी ने जिसको लेकर के भोपाल में उनकी जनसभा थी और उस जनसभा में उन्होंने अजीत पवार को बाकायदा नाम लेकर के कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला, और ये उसके आपने हफ्ता भर नहीं गुजरा, आपने अपने साथ शामिल करा लिया और मुख्यमंत्री भी बना दिया। उसके बाद उनकी पत्नी को और उनको क्लीन चिट भी मिल गई ईडी की तरफ से, छगन भुजबल को भी ईडी की तरफ से क्लीन चिट मिल गई। तो आपने उन तमाम नेताओं को जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए थे कि वो भ्रष्ट हैं, किसी और ने आरोप नहीं लगाए थे शर्मिष्ठा जी, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाए थे कि ये नेता भ्रष्ट हैं और इनको हम जो है जेल में भेजेंगे। तो आपने उनको उठा करके अपने साथ शामिल कर लिया और आपने उनको भेज दिया। आज ही शर्मिष्ठा जी एक खबर है, बड़ी मजे की खबर है, मुंबई नॉर्थ वेस्ट जो है वहाँ से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार हैं, और वो इससे पहले जो थे वो रविंद्र वायकर, वो इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट में थे, वो छोड़ के इधर आ गए। उन्होंने कहा है कि मेरे पास 2 ही रास्ते थे कि या तो मैं जेल जाऊं या मैं पार्टी बदल के पाला बदल लूँ। मैंने पाला बदलना स्वीकार किया। अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का जो प्रत्याशी है वो कह रहा है कि उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो जेल चला जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए। उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना स्वीकार किया। अब आप समझ सकती हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस बात को कह रहे हैं, ये बात अब किस तरीके से ज़मीन तक पहुंचेगी। मुझे लगता है कि शिवसेना के नेता का बयान जो है ये वायरल होगा, उसको लोग अच्छे तरीके से शेयर करेंगे, और हमारे जो दर्शक इसको कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी इसको खूब अच्छे से शेयर करें कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें देश के अंदर राजनीति में हो रहा है। तो और हमारे दर्शक किया करें, जो हम लोग बातें करते हैं उसको ज़्यादा तक फैलाएं, तो आप यहाँ सुनाई नहीं करें, उसको शेयर भी किया करें ताकि और लोगों तक पहुँचा भी करें। तो शर्मिष्ठा जी, ये जिस तरीके से देश के अंदर जो परिस्थितियाँ बन रही हो, अरविंद केजरीवाल, मैं फिर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर के शर्मिष्ठा जी हमला करते हैं, वो मुद्दे
आर्थिक नीतियां, सरकार की नीतियां किस तरीके से रोजी रोटी, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों को लेकर के होता है कि उस पर राहुल गांधी पॉलिसीज को लेकर के प्रहार करते हैं। अरविंद केजरीवाल जो प्रहार करेंगे वो सीधे सीधे व्यक्तिगत तौर पे भी नरेंद्र मोदी पे प्रहार करेंगे, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी खुल करके व्यक्तिगत प्रहार करते हैं। तो जो व्यक्तिगत प्रहार की पिच है मित्रा जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी तो अशालीन हो जाते हैं और कहा जाए कि वो निकृष्टता की सारी हदें पार कर जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत शालीन तरीके से, जिस तरीके से वार करेंगे निजी तौर पर नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बिलबिलाने वाले होंगे और नरेंद्र मोदी की देह भाषा और नरेंद्र मोदी की भाषा बुरी तरीके से हम आगे आने वाले दिनों में बिगड़ती हुई देखेंगे। एक तो मित्रा जी ये कि अरविंद केजरीवाल का मोरल इसलिए भी और ज़्यादा बूस्ट है कि उन्होंने जमानत नहीं मांगी सुप्रीम कोर्ट से कि आप मुझको जमानत दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, इस पे बहस चल रही है, हो सकता है अगले हफ्ते ही इस पे फैसला आ जाए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध थी। चूंकि इंटरिम ऑर्डर में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं मित्रा जी, वो साफ तौर पे इशारा करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल उठाए हैं। ये पूछा कि आप 1.5 साल तक क्या करते रहे, आपने 1.5 साल तक जो थे आप अभी तक मालूम नहीं कर पाए, मनी चेयर आप जो है नहीं निकाल पाए, कोई घोटाला है भी कि नहीं, एक पैसे की आप रिकवरी नहीं कर पाए। और ईडी जैसी संस्था से ये आशा नहीं की जा सकती कि वो 2 साल तक जो है किसी केस की जांच करेगी और 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पाएगी। इस तरीके की सख्त टिप्पणियां जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय की हैं समिता जी। तो उच्चतम न्यायालय की उन टिप्पणियों के आलोक में ये समझा जा सकता है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें चली हैं, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें दी गई हैं और ईडी की तरफ से भी जो बहस की गई है, उन सबको देख करके लगता है कि ये फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आने वाला है। हो सकता है ये अगले हफ्ते ही ये फैसला आ जाए, जैसा कि जस्टिस संजीव खन्ना ने कल इंटरिम ऑर्डर देने से पहले कहा भी कि हम सोचते हैं कि अगले हफ्ते हम इसको कंक्लूड कर देंगे और इस पर हम ऑर्डर देंगे। तो शर्मिष्ठा जी, अगर ये ऑर्डर और आ गया तो अरविंद केजरीवाल का सीना और ज़्यादा चौड़ा होगा। अभी अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बाहर आए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद उनको इंटरिम ऑर्डर जो है वो दिया है, इंटरिम बेल दी है, तो इस पर जा करके अब उनका मोरल बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी एक तरीके से कहा जाए बैकफुट पे नजर आ रहे हैं और पीछे बैकफुट पे जाते हुए नजर आएंगे। भले ही बात कर रहे हो कि जमानत पे आए हुए लोगों, तो जमानत पे तो अमित शाह भी रहे थे, जमानत पे तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता हैं जमानत पे। तो जमानत तो एक आदमी का अधिकार है, आप फर्जी फंसा देंगे जमानत तो लेगा ही आदमी। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल ने जमानत नहीं मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है। तो ये जो है अरविंद केजरीवाल को एक और तरीके से कहा जाए ऊर्जा भरने वाला होगा। और अरविंद केजरीवाल शुगर की बीमारी के बावजूद जिस तरीके से इस समय ऊर्जावान नजर आ रहे हैं शर्मिष्ठा जी, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि जनता का प्यार जिसको मिलता है उसके अंदर किस तरीके से बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता आ जाती है और तानाशाहों से भी लड़ने की क्षमता व्यक्ति के अंदर आ जाती है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है शर्मिष्ठा जी। एकदम नई किस्म की एक ऊर्जा, आप सही कह रहे हैं, वो देखने मिल रही है। और हम ये लगातार देख रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव वहां कमर दर्द से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल ने तो घोषणा करी थी कि वो 24 घंटे में 36 घंटे काम करेंगे और आने वाले 20 दिनों में वो लगातार पूरे देश में दौरा करेंगे। आज उन्होंने ये कह दिया है। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि अभी आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बेल खुद दी गई है। इसका मतलब एक जो हिंदी में हम बोलते हैं कि हाथ ऊंचा रखना, यानी यहाँ अरविंद केजरीवाल का हाथ ऊंचा है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए जमानत नहीं मांगी, वो तो सीधे सीधे अपनी गिरफ्तारी को ही अवैध बता रहे हैं। और जब अगले हफ्ते इस पर जो भी फैसला आता है, मान लीजिए कि अगर ये फैसला आ गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है, तब तो बीजेपी के लिए जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है कि नहीं वो 5वें, 6वें या 7वें चरण में कुछ कर पाएगी, वो सारी उम्मीदें भी उसकी ये मान लीजिए कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। क्योंकि उसके बाद अरविंद केजरीवाल फिर तो वो शराब घोटाले पर, जिस पर अभी उन पर पाबंदी है कि आप अभी कुछ नहीं बोल सकते, तो यहाँ वो शराब घोटाले का नाम नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ वो भ्रष्टाचार का जिक्र करके जरूर बता दे रहे हैं कि मेरे ऊपर जितने इल्जाम लगाए गए हैं वो गलत हैं और मैं इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा, ये बात वो बोल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल भले शराब घोटाले पर न बोल पाए, लेकिन उनके बाकी नेता और साथी तो बोल ही सकते हैं और वो लोग बताएंगे देश को कि कैसे अरविंद केजरीवाल को इस समय फंसाने की कोशिश हुई। ईडी पर जो सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें एक सवाल ये भी था इन्हें अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कि आपने इस समय उनको गिरफ्तार क्यों किया। ईडी इसका जवाब नहीं दे पाई और इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल को जमानत भी दी गई कि आप उनको चुनाव प्रचार से रोक नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यहाँ अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला दिया है
और बीजेपी को इस बात से बड़ी तकलीफ हुई। मैं एक नेता का बयान पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये भी जमानत क्लब में या जमानत गैंग में शामिल हो गए। लालू प्रसाद बाहर आए, जयललिता जो है वो भी बाहर आई थी जमानत पे, और अरविंद केजरीवाल भी बाहर आए। लेकिन जब वो ये बयान दे रहे थे तो वो अपने नेताओं को शायद भूल गए। तो बहरहाल जमानत और भ्रष्टाचार और ये सब जो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जिस पर ये हम देख रहे हैं कि कैसे राजनीतिक दल के नेताओं को इस तरह से जेल में भेजना और उसके ऊपर पॉलिटिक्स करना, ये चुनाव के समय तेज हो गया है। लेकिन इस समय चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा जो मुद्दा उभर कर आ रहा है कि मोदी अब क्या करेंगे, क्योंकि वो जिस तरह से घिर चुके हैं। अदानी अंबानी पर बयान देकर मोदी ने ये बता दिया कि उनका अब अपनी भाषा और अपने भावों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, और वो अब उनकी जुबान नहीं फिसली थी, बल्कि अब उन्हें वो बौखलाहट में निकाला हुआ बयान था कि जिसमें उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं और वो किस तरह इसमें फंस गए हैं। आप बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार मुद्दों की जो मुद्दे उठा रहे हैं। कल परसों राहुल गांधी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके अभी सारे मतदान में उनकी स्थिति खराब हुई है, लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर टिके रहना है। ये जवाब मतलब राहुल गांधी ने ये मैसेज जनता को दिया। और इधर हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी जो एक नए किस्म से मोदी को घेर रही हैं, वो भावनात्मक मुद्दों को उठा रही हैं। इंदिरा गांधी पर, राजीव गांधी पर जिस तरह के प्रहार बीजेपी की ओर से हुए, बीजेपी नेताओं ने और मोदी शाह ने जिस तरह से किया, आज मतलब हम लगातार देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो भाषण दे रही है उसमें एक पर्सनल टच दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी मुद्दों की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी एक जनता से भावुक अपील कर रही है, जनता के साथ जुड़ाव की बात हो रही है। और अब तीसरी ओर अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी की अंदरूनी पॉलिटिक्स का ही खुलासा कर रहे हैं। अमरेंदु जी, आज जिस तरह से उन्होंने ये बोला कि अगर ये बाय चांस अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो 2-3 महीने में यूपी का मुख्यमंत्री बदल जाएगा, क्या ये योगी के मतलब एक कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश है बीजेपी के मतदाताओं को भी? क्योंकि जो ऐसा नहीं कि सारे के सारे मोदी समर्थक ही हैं, यूपी में बहुत सारे लोग योगी समर्थक हैं, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये बयान बीजेपी को किस तरह वहां नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि वहां के लोग ये देखेंगे कि हाँ, मोदी को हम सत्ता से हटा सकते हैं और हम योगी की सत्ता बचा सकते हैं। क्या ऐसा कोई खेल वहां पर हो सकता है? शर्मिष्ठा जी, ऐसा खेल उत्तर प्रदेश में हो चुका है पहले ही, और पहले दूसरे तीसरे चरण में जिस तरीके से सूचनाएं आई हैं वो सूचना ये बताती हैं कि ये खेल वहाँ हो चुका है। वहाँ संदेश ये गया, खासतौर से जो क्षत्रिय मतदाता हैं उनके बीच में ये संदेश था। उनकी बड़ी सभाएं भी हुई, उनकी पंचायतें हुई क्षत्रियों की, और वहाँ ये गया और नारे लगे कि योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है, तो भाजपा को हराना है। ये नारे बाकायदा लगे उत्तर प्रदेश में, और ये चीज़ें ज़मीन पे हैं शर्मिष्ठा जी। और अरविंद केजरीवाल ने तो उस बात को खुले तौर पे एक राजनेता के तौर पे इस बात को कह दिया। ज़मीन पे लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम है कि ज़मीन पे ये चल रहा है। आप देखिए कि अमित शाह बीच में वाराणसी गए थे, उनके साथ जाने का योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम था, लेकिन बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ वहाँ नहीं पहुँचे। तो ये किस तरीके से चल रहा है ये सब समझा जा सकता है। कल ही जो सूरजपाल सिंह अमू है, जो कर्नली सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ दिया और ये कहा है उन्होंने कि हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था और ये भारतीय जनता पार्टी जो है क्षत्रियों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। तो शर्मिष्ठा जी, ये बातें पहुंचना शुरू हो गई हैं और ये ज़मीन पे दिखाई पड़ रही हैं, और इसका नुकसान सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि योगी आदित्यनाथ का जो चाहने वाला वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव बचा हुआ है, बिहार में भी थोड़ा सा उनका मतदाता इस तरीके का है जो उनका समर्थक है, तो वो भी अभी वहाँ है। तो लोगों की समझ में ये आ रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार को बचाना, तो देखिए योगी आदित्यनाथ में लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अगला चेहरा देख भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मतदाता जो है, अमित शाह में कोई भारतीय जनता पार्टी का अगला चेहरा नहीं देख रहा भारतीय जनता पार्टी के मतदाता। बड़ी साफ सी बात है शर्मिष्ठा जी। लेकिन नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अमित शाह को जो है वो किसी तरीके से कब्जा उनके बना रहे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई जो है उसको एक तरीके से सतह पर खुल करके ला दिया है अरविंद केजरीवाल ने, और इसका असर शर्मिष्ठा जी खुले तौर पे उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता अभी दबे छुपे बातें कर रहा था, वो भी अब खुल करके इन बातों को करने लग जाएगा, और इसका असर भारतीय जनता पार्टी भी ज़बरदस्त तरीके से बचेगा। होता शर्मिष्ठा जी ये राजनीति के अंदर की है, दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त हो जाता है। तो दुश्मन का दुश्मन जब दोस्त हो जाता है, अभी देखिए मैं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ रहा था, ट्विटर पर किसी की पोस्ट थी, उसने लिखा कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में महाराणा प्रताप की जयंती का आयोजन नहीं होने दिया, और परशुराम की जयंती पे वहाँ फरसे लहराए गए, उनका जो है वो कार्यक्रम हुआ।
अब इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराणा प्रताप की जयंती जो थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं मनने दी। परशुराम की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया के हैंडल से परशुराम को याद किया गया, उनको सम्मान दिया गया। महाराणा प्रताप की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने किसी भी तरीके से कोई जो है वो सम्मान नहीं दिया और कोई ट्वीट वगैरह भी नहीं आए। इसको लेकर के संविता जी सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से सवाल उठाएं, और सोशल मीडिया पर संविता जी जो सवाल लोग उठा रहे हैं तो ये सिर्फ सोशल मीडिया के सवाल नहीं, जाहिर सी बात है कि ज़मीन से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वही इन सवालों को उठा रहा है। तो ये चीज़ें जिस तरीके से सामने आ रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति, और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति नहीं समिता जी, भारतीय जनता पार्टी जो करती है पूरे देश के पैमाने पर वो करती क्या है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ पहले बहुसंख्यकों की लामबंदी करती है, यानी मुसलमानों का डर दिखा करके बताती है हिंदू खतरे में है और हिंदू बहुत खतरे में, हिंदू खत्म हो जाएंगे। यानी जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आई थी हिंदू सुरक्षित था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हिंदुओं पर खतरा बहुत बढ़ गया है, इतना ज़्यादा खतरा बढ़ गया है कि हिंदू अब खत्म हो जाएंगे नरेंद्र मोदी के रहते रहते। तो भाई तो हिंदू यही चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी हटे तो हिंदुओं पर से खतरा टले, तो हिंदू भी अब ये सोचने लगा है। तो ये जिस तरह की चीज़ें करते हैं, तो दूसरा ये करते क्या है कि जातियों की आपस में लड़ाई करवाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो ये जगह जगह जाकर, जैसे हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ जाटों के खिलाफ लामबंदी करेंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ मराठों के खिलाफ लामबंदी करेंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ ठाकुरों, यादवों और जाटुओं के खिलाफ लामबंदी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये दांव इनका उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि अब इन्होंने लामबंदी जो थी वो इनका ही जो मतदाता समर्थक मतदाता था, क्षत्रिय जो था, उनके खिलाफ इन्होंने शुरू कर दिया। और जो नरेंद्र मोदी के बहुत खास समझे जाते हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उनसे जिस तरीके से क्षत्रियों की महिलाओं के लिए अपशब्द कहलवाए गए, और नरेंद्र मोदी ने आज तक उसके लिए कोई माफ़ी नहीं मांगी और टिकट भी नहीं काटा उस पुरुषोत्तम रूपाला का, और सारे क्षत्रिय यही मांग करते रहे कि इसने इतनी अभद्र टिप्पणी की है। और ये तो क्षत्रियों की आन शान का मसला है समिता जी, जिस तरीके से पुरुषोत्तम रूपाला ने टिप्पणी की। अगर नरेंद्र मोदी उसका टिकट नहीं काट सकते पुरुषोत्तम रूपाला का, तो साफ सी बात है कि पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का समर्थन माना जाएगा। ये जमीन पर संदेश है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत तगड़ा पड़ने वाला है, बहुत इसका नुकसान होने वाला है। और अरविंद केजरीवाल ने आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लेकर के ये घोषणा की है, इसका सीधे सीधे उन्होंने जो दुखती हुई रग थी भारतीय जनता पार्टी की, उस पर हाथ रख दिया है सर मित्रा जी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मोदी हमेशा ये सवाल उठाते हैं कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा, और मैं उनसे पूछता हूं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, यानी बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन होगा बाय चांस बीजेपी जीत जाती है तो। और ये बोलकर उन्होंने एक बड़ा हमला किया है मोदी पर, क्योंकि मोदी हमेशा ये मानते रहे कि हाँ वो तो घोषणा ही कर चुके हैं कि मैं ही आ रहा हूं अगले साल भी। लेकिन यहाँ पर फिर अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बात बोल दी कि मोदी ने तो खुद ये नियम बनाया था कि मैं 75 साल में आप रिटायर हो जाइए। फिर उन्होंने गिना भी दिया कि सबसे पहले इन्होंने आडवाणी जी को रिटायर किया, फिर उसके बाद बाकी नेताओं मुरली मनोहर जोशी हो, सुमित्रा महाजन हो, यशवंत सिन्हा हो, सारे लोगों को इन्होंने मार्गदर्शक बनाकर बाहर भेज दिया। यशवंत सिन्हा तो खैर पार्टी ही छोड़ चुके। लेकिन अब अगले साल 17 सितंबर को मोदी 75 के हो रहे हैं, तो क्या अब अमरेंद्र जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि मोदी अपनी सत्ता बचाने के लिए, कि मान लीजिए अगर 1% चांस भी है कि 4 जून को बीजेपी अगर जीतती है, एनडीए जीतता है, तो क्या मोदी जिस तरह संविधान में बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी के संविधान में, मतलब जो खुद उनका बनाया हुआ है कि 75 साल में रिटायर हो सकते हैं, क्या वो इसमें भी बदलाव कर लेंगे? और यहाँ पर एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि यहाँ संघ की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि आम आदमी पार्टी का भी जो तरीका है काम का, जैसे बीजेपी ने चुनाव वो जीतती इसलिए थी क्योंकि संघ का कैडर जो पन्ना प्रमुख बनाते हैं या जो उनकी जमीनी स्तर पर जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है। कांग्रेस को बीजेपी ने पछाड़ा ही इसीलिए क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं जमीन पर कमजोर हुई थी और उसको संघ ने एकदम ओवरटेक कर लिया था। और इधर आम आदमी पार्टी का भी, जो अरविंद केजरीवाल ये सारी बातें बोल रहे हैं, 50 दिन वो जेल में रह के आए हैं, जाहिर है उन तक वहां खबरें तो पहुंच ही रही होंगी। लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से पिन पॉइंटेड ये योगी का नाम लेकर कहा, उन्होंने शाह का नाम लेकर कहा कि ये अपने लिए नहीं मांग रहे, ये अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतलब आपसे वोट मांग रहे हैं। तो आप जब इनको वोट देने जाएं तो आप ये सोचें कि यहाँ मोदी की गारंटी कौन पूरा करेगा, क्या शाह पूरा करेंगे? मोदी की गारंटी पर भी यहाँ अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया। एक बार तेजस्वी यादव तो घेर ही चुके हैं उनको, नीतीश कुमार का नाम लेके कि आप गारंटी दीजिए कि ये वापस नहीं पलटेंगे। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल शाह के नाम पर मोदी को घेर रहे हैं कि आप इनसे गारंटी लीजिए कि ये इनकी गारंटी कौन पूरी करेगा।
आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, अरविंद केजरीवाल ने जो ये पिन पॉइंटेड हमला किया है शाह का नाम लेके, योगी का नाम लेकर, क्या ये आम आदमी पार्टी की, क्योंकि उन्होंने कोई हवा में तो ये सारी बातें कही नहीं होंगी, क्या जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी को इसकी भनक है कि क्या माहौल बन चुका है और क्या इंडिया गठबंधन इसीलिए अब अपनी जीत के दावे कर रहा है? निश्चित तौर पर सर मित्रा जी, अरविंद केजरीवाल को भनक है और जाहिर सी बात है कि वो जेल में थे, तो इसका मतलब जेल में होने का ये नहीं है कि उन्हें बाहर की कोई सूचनाएं नहीं होंगी। हालांकि अब बताया गया था कि उनसे मिलने के लिए उनकी पत्नी मिलने आती है तो बीच में शीशा लगा दिया जाता, सारी चीज़ें, लेकिन वो जेल में थे तो कैदियों से भी बातचीत होती रहती होगी, जेल के कर्मचारी हैं उनसे बातचीत होती रहती होगी, बाहर की सूचनाएँ भी सब अंदर जाती रहती होंगी, ज़मीन पर क्या चल रहा है ये भी सारी सूचनाएँ रहती होंगी। और कल जब वो जेल से आए हैं, 20 घंटे हो गए उनको आए हुए बाहर, 20 घंटे के आसपास हो चुके, तो बहुत सी सूचनाएँ उनके पास और भी आ गई होंगी और आज की भाषण की तैयारी उन्होंने कल रात भर में की होगी, तमाम सूत्रों से सारी खबरें ली होंगी। जाहिर सी बात है समिता जी कि उनका मॉरल जो उठा हुआ है अरविंद केजरीवाल का, वो 2 कारणों से उठा हुआ है। एक तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दी बिना उनके मांगे हुए, इससे उठा हुआ है। दूसरा, इंडिया गठबंधन की मजबूती के जो समाचार आ रहे हैं उससे भी उठा हुआ है। तीसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी तौर पर जिस तरीके से फुटबॉल हो रही है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की कंपनी जो है वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा करना चाहती है पूरे तरीके से, और तमाम नेताओं की सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है और थर्ड लाइन की लीडरशिप है उसको समाप्त करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और उनकी कंपनी, उसकी तरफ भी उन्होंने ध्यान दिलाया। तो कुल मिलाकर के उन्होंने व्यापक तरीके से सर मित्रा जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, और ये हमले अरविंद केजरीवाल ने जो किए हैं ये एक तरीके से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की जड़ हिलाने वाले हैं। मैं फिर कहूंगा कि राहुल गांधी इस तरीके के हमले नहीं कर सकते, राहुल गांधी की अपनी एक सीमाएं हैं, राहुल गांधी उन सीमाओं को पार नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी तो पॉलिसीज को लेकर के जिस तरीके से हमले कर रहे हैं वो हैं, उसी से नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से बेचैन थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने जिन मुद्दों को लेकर के सरमित्ता जी हमले किए हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो ये नरेंद्र मोदी की शैली में ही एक तरीके से हमला है, लेकिन शालीन ढंग से। नरेंद्र मोदी अभद्र हो जाते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल अभद्र नहीं होते हैं, और शालीन तरीके से उन्होंने उसी पिच पर जाकर के नरेंद्र मोदी को जो है वो फुल टॉस गेंद फेंकी है। नरेंद्र मोदी इस फुल टॉस गेंद को नहीं खेल पाएंगे, ये नहीं जवाब दे पाएंगे कल कि वो वोट किसके लिए मांग रहे हैं, मतलब अमित शाह के लिए मांग रहे हैं कि अपने लिए मांग रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं। तो ये जिस तरीके से बातें आई हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा बेचैन करने वाली होंगी। नरेंद्र मोदी का एकदम बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी कल देखिए क्या बोलते हैं, हो सकता है आज भी उनकी शाम को कोई सभा है, शायद वहाँ क्या बोलते हैं, किस तरीके से हमला करते हैं और क्या जवाब देते हैं, ये देखना होगा नरेंद्र मोदी का। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो हमले किए हैं वो बहुत ज़्यादा बीजेपी को विचलित करने वाले हैं। बीजेपी की पूरी अंदरूनी राजनीति जो उसको उन्होंने एकदम से उधेड़ के रख दिया। होता ये सर मित्रा जी कि एक शरीर के अंदर कहीं कोई फोड़ा होता है और वो फूटता अगर नहीं है और वो पक चुका होता है तो उस पर हल्की सी उंगली रखने से ही वो फट जाता है। फिर अरविंद केजरीवाल ने आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो फोड़े बन रहे थे और पक गए थे, जो फट नहीं पा रहे थे, उन फोड़ों पे जो है वो सुई चुभो के उन फोड़ों को फाड़ दिया है अरविंद केजरीवाल ने, और ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत गहरे जख्म देने वाले हैं। नरेंद्र मोदी अब इन जख्मों को जितना सहलाएंगे उतना इन जख्मों पर नमक ही छिड़केंगे, मरहम नहीं लगा पाएंगे नरेंद्र मोदी। सर मित्रा जी बहुत गहरे जख्म बीजेपी को मिल रहे हैं, पहले से मिल रहे हैं, पहले दौर के मतदान से मिल रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ तब से मिल रहे हैं। और उसके बाद बीजेपी ने जितनी कोशिश की विपक्ष के नेताओं को दबाने की, कमजोर करने की, उतना बीजेपी खुद अपने ही दलदल में धंसती गई, ये नजर आ रहा है। चाहे झारखंड में आज चंपाई सोरेन का भी बयान आया है कि झारखंड में ही नहीं पूरे देश में इस समय इंडिया गठबंधन की लहर है और हम ही जीतेंगे। अगर बड़े बड़े नेता, अगर मुख्यमंत्री पदों पर बैठे हुए नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं तो जाहिर है कि उन्हें जमीन का अंदाजा पूरा है कि वहां चल क्या रहा है। कल राहुल गांधी ने भी कहा कि लिख के ले लें 4 जून को नरेंद्र मोदी वापस नहीं आने वाले। आज अरविंद केजरीवाल ने ये जो हमला किया है, और उन्होंने तो बिल्कुल जैसे लोहा लोहे को काटता है, तो वो बिल्कुल बीजेपी को, मोदी को उसी की शैली में जवाब दे रहे हैं। इससे पहले भी जब वो जेल में थे तब आम आदमी पार्टी के लोगों ने वैसा ही माहौल पूरा बना भी दिया था कि अगर आप नाटकीयता में यकीन रखते हैं और उससे आप लोगों का दिल जीतना जानते हैं तो हम आपसे बेहतर माहौल तैयार कर सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी ने पहले ही बता दिया था। और आज अरविंद केजरीवाल के आज के भाषण को सुनकर ये बिल्कुल समझ में आ गया कि आगे मोदी के लिए रास्ता और कठिन होने वाला है, उनके लिए हालत और उनकी पस्त होने वाली है। अभी इस समय 543 सीटों में 285 पर मतदान हो चुके हैं, यानी आधे से अधिक सीटों पर तो मतदान हो ही गया है। उसी में समझ में आ गया कि 400 पार वाली बात तो अब कहीं नहीं नजर आ रही, 200 पार वाली बात भी अब क्या हो पाएगी, ये बचे 4 चरण जो है बताएंगे।
परसों चुनाव है, तब तक तो अब अरविंद केजरीवाल आज शाम के रोड शो के बाद और कहीं तो ऐसे प्रचार नहीं कर सकेंगे, यानी परसों जिन सीटों पर चुनाव है, लेकिन सोशल मीडिया तो हमेशा ही बरकरार है। और आज जो है शायद रात तक मीडिया भी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी, वो अरविंद केजरीवाल की खबर को ज्यादा दबा नहीं पाएगा और उसे दिखाना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सारी तरह से माहौल जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी के खिलाफ माहौल बन चुका है। यहाँ पर मोदी एकदम लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस अपनी वो लड़खड़ाहट को किस तरह संभालेंगे ये देखना होगा, या कि फिर वो पूरी तरह से औंधे मुंह गिरते हैं, बीजेपी औंधे मुंह गिरती है, ये अब देखने वाली बात होगी। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमसे जुड़े, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का। आपने पहले अरविंद केजरीवाल की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका भाषण सुना, उसके बाद इस खरी खरी चर्चा को सुना। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस चर्चा को सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।